प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत समीक्षात्मक अपराध शास्त्र अर्थात क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। 1970 दशाब्दी के मध्य से नया अपराध शास्त्र तथा रेडिकल एवं उन्मूलक अपराध शास्त्र की चर्चाएं भी आरंभ की गई। कुछ विद्वान रेडिकल अपराध शास्त्र शब्द में विचारधारा संबंधी अभिन्नति पाने के कारण उसके स्थान पर क्रिटिकल व समीक्षात्मक अपराध शास्त्र का शब्द अधिक उपयोगी मानते हैं। क्रिटिकल अपराध शास्त्र में मुख्यतः निम्न विषयों की चर्चा मिलती है। नंबर 1, क्रिटिकल अपराध शास्त्री अपराध के कारणों संबंधी व्यक्तिवादी सिद्धांत को नहीं मानते। उनका कहना है कि अपराध के कारणों में न केवल व्यक्तित्व असमायोजन संबंधी व्यक्तिवादी सिद्धांत जैसे जैविकीय तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, परंतु उन समाज शास्त्रीय सिद्धांतों को भी हमें अस्वीकार करना होगा जो अपर्याप्त समाजीकरण व मित्र समूह के दबाव आदि के कारण व्यक्ति के दोषों के विचार पर आधारित हैं। अब समस्या यह नहीं है कि हम उन निरपेक्ष रूप से निर्धारित लक्षणों को स्पष्ट करें जो अपराधी को अनपराधी से पृथक करते हैं, परंतु इसका उत्तर ढूंढें कि विद्यमान सामाजिक प्रक्रियाओं में कुछ व्यक्तियों को अपराधी की लेबल से क्यों कलंकित किया जाता है और कुछ को क्यों नहीं किया जाता। नंबर 2, क्रिटिकल अपराध शास्त्र में अपराध से संबंधित एजेंसियों जैसे कारागृह, पुलिस, सुधारात्मक संस्थाएं आदि की क्रियाओं के पीछे पाए जाने वाले उद्देश्यों की व्याख्याओं में गहन विस्थापन मिलता है। वैसे भी पहले भी बहुत से अपराध शास्त्रियों ने अपराधियों पर अभियोग चलाने वाली वर्तमान व्यवस्था को क्रूर, अनीतिपूर्ण, अनुचित व अन्यायी बताया है तथा कहा है कि इससे निर्धन और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्य बहुत कष्ट उठाते हैं व क्षति अनुभव करते हैं। उनके विचार में हमारी कानून संबंधी एजेंसियों भ्रष्टाचार, पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत मूर्खता, अस्पष्ट नीतियों तथा धन की कमी आदि के कारण बहुत दोषपूर्ण है। क्रिटिकल अपराध शास्त्री फिर दूसरी ही विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि वर्तमान कानून संबंधी एजेंसियों की कार्यवाही में कानून का आत्मचेतन प्रयोग मिलता है, जिससे उन लोगों के लिए समाज में यथास्थिति स्थापित रहे जिनके हाथ में सत्ता है। कानून संबंधी एजेंसियों की कार्यवाही आत्महित व स्वार्थ जीवन की भावनाओं पर अधिक आधारित है। वर्तमान अपराधी कानून यदि अन्यायी है तब हमें इससे सापेक्षिक छोटे संरचनात्मक दोषों व व्यक्तिगत दोषों को महत्व देने के स्थान पर इस तथ्य पर जोर देना चाहिए कि एक सामाजिक वर्ग द्वारा दूसरे सामाजिक वर्ग पर नियंत्रण पाने के लिए अपराधी कानून किस प्रकार बनाया जाता है व लागू किया जाता है। नंबर 3, क्रिटिकल अपराध शास्त्री कानून के न्यायपूर्णता को ही चुनौती देते हैं। वे इस धारणा को कि अपराधी कानून व्यापक रूप से स्वीकृत मूल्यों को अभिव्यक्त करता है अयथार्थ मानते हैं। नंबर 4, हमारे अधिकांश वर्तमान अपराध शास्त्री यद्यपि अपराध संबंधी सरकारी आंकड़ों की सत्यता को अधिक नहीं मानते, परंतु फिर भी उनका प्रयोग अवश्य करते रहे हैं, चाहे वह अनिच्छा से ही क्यों न हो। उनका कहना है कि यहाँ आंकड़े एक वर्ष में दी गई अपराध की कुल मात्रा में या तो अधिक मूल्य निरूपण या कम मूल्य निरूपण प्रस्तुत करते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में अपराध की जिस मात्रा को रिकॉर्ड किया जाता है उसमें पुलिस का दाव मिलता है। अपराध की मात्रा कम दिखाने से पुलिस अपराध के उन्मूलन में अपनी कार्यकुशलता दिखाकर जनता की प्रशंसा प्राप्त करती है। दूसरी ओर अपराध की दर अधिक दिखाने से वे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए धन संबंधी व राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पीटर मैनिंग का भी कहना है कि अपराध की दी हुई दर पुलिस द्वारा निर्मित दर होती है तथा उसकी वास्तविक दर अज्ञात रहती है। अतः पुलिस द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर अपराध के कारणों से संबंधित सिद्धांत का निर्माण करना उचित नहीं है। इसके लिए हमें समाज शास्त्रीय सर्वेक्षणों पर अधिक निर्भर करना होगा। इस प्रकार क्रिटिकल अपराध शास्त्र के विचार विद्यमान अपराध शास्त्र के विचारों से भिन्न हैं। इसके अनुसंधान में
समाज का वह परिप्रेक्ष्य मिलता है जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति कानून की ताकत द्वारा निर्धनों व अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को नियंत्रित करते हैं। ये सत्ताधारी व्यक्ति कानूनी उपकरण को मुख्यतः निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करते हैं। नंबर 1, व्यवहार संबंधी अपनी नैतिकता और प्रतिमानों को पूरे समाज पर थोपते हैं। नंबर 2, अपने को और अपनी संपत्ति को निर्धनों की लूट से सुरक्षित रखते हैं, चाहे इसका मूल्य उन व्यक्तियों के जिन्हें वे अपने लिए थ्रेट समझते हैं कानूनी अधिकारों से कितना ही ऊंचा क्यों ना हो। नंबर 3, अवैध व अपराधी व्यवहार की परिभाषा को इस प्रकार संकलित करते हैं जिससे वह परिभाषा यथास्थिति को समाप्त करने की आशंका पैदा करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर सकें। मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के सदस्यों को प्रभुत्व के इस प्रतिमान में इस प्रकार धकेला जाता है कि क्योंकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि यथास्थिति स्थापित करने में ही उन्हें लाभ है, उन्हें सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों का अंग बनाया जाता है, जीवन पुरस्कार देकर उन्हें चुप रखा जाता है। जहाँ तक निर्धनों का प्रश्न है, वे कानून का उल्लंघन करें या ना करें, परंतु अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया में उन्हें सबसे अधिक पकड़ा जाएगा व उनके साथ क्रूरता व निष्ठुरता से भी बर्ताव किया जाएगा, जिससे सामान्य प्रतिरोधन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्हें अपराध करने की ओर इस कारण धकेला जाता है कि चाहे वे वास्तव में अपराध करें या ना करें, क्योंकि उन पर सत्ताधारी व्यक्तियों द्वारा लागू किए गए नियमों का तथा उनकी अपनी उप संस्कृति के प्रतिमानों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। नंबर 2, उनके लिए उस समाज के भौतिक नैराश्य असहनीय होते हैं जहाँ धन दौलत व संपन्नता के फल का प्रचार तो सभी के लिए किया जाता है, परंतु उपलब्ध बहुत कम के लिए होता है। नंबर 3, निम्न वर्गों के उस सामाजिक व्यवस्था के लिए गहरा विरोध उत्पन्न किया जाता है जिसमें उन्हें भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाती तथा जिनके निर्माण में उनका कोई हाथ नहीं होता। क्रिटिकल अपराध शास्त्र का यह परिप्रेक्ष्य समाज के रेडिकल परिप्रेक्ष्य से तथा वामपंथी राजनीतिक विचारधारा से मिलता है। अपराध शास्त्र में यह अपराध और अपराधियों से संबंधित नई विचारधारा किन्हीं नए उपलब्ध तथ्यों पर नहीं किंतु केवल तर्क पर ही आधारित है। 1970 की दशाब्दी में अमेरिका में पाए जाने वाले सामाजिक ऐतिहासिक परिवर्तन हैं। इन परिवर्तनों में से इसे 3 की भूमिका प्रमुख बताई है। नंबर 1, अमेरिकन समाज पर वियतनाम युद्ध का प्रभाव। इसने सरकार के उद्देश्यों व राजनीतिक नेताओं की घोषणाओं के प्रति उदासी दार्शनिकता को बढ़ावा दिया। सरकार को अब हेर फेर और बल प्रयोग के साथ जोड़ा जाता है। अमेरिका में विरोधी संस्कृति का विकास, मारिजुआना आदि जैसी नशीली वस्तुओं के प्रयोग के कारण मूल्यों और विचारों में परिवर्तन मिलता है। नशीले पदार्थ लेने वाले व्यक्ति जिस व्यवहार को अहानिकारक मानते हैं, समाज उसे अपराध मानता है। अब ये प्रश्न यह उठता है, क्या क्रिटिकल अपराध शास्त्र मान्य है? इसका उत्तर देना इस कारण सरल नहीं है कि क्रिटिकल अपराध शास्त्र कोई यथार्थ और व्यवस्थित सैद्धांतिक वक्तव्यों का संग्रह तो है नहीं, यह केवल एक परिप्रेक्ष्य है, अनुस्थापन है। इस परिप्रेक्ष्य के निम्नलिखित दोष हैं। नंबर 1, क्रिटिकल अपराध शास्त्र की यह मान्यता कि अपराध संबंधी निर्धनों, अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों व अशिक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है, किसी ठोस प्रमाण पर आधारित नहीं है। नंबर 2, यह विचार कि सत्ताधारी अभिजनों व अपराधी कानून को लागू करने वाले अधिकारियों का उद्दिष्ट व मान्य लक्ष्य अपराधी कानून को केवल अपनी सत्ता के लिए ही उपयोग करना है, सही नहीं लगता। यद्यपि इसके कुछ उदाहरण दिए भी जाएं तो भी इसके उलट उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। भारत में कृष्ण अय्यर आदि न्यायाधीशों के कुछ फैसले निश्चय ही निर्धनों के पक्ष में अधिक दिए गए हैं। नंबर 3, क्रिटिकल अपराध शास्त्री अधिकांशतः सामाजिक स्तरीकरण के उस मॉडल का प्रयोग करते हैं जो अस्पष्ट है। ये विद्वान एक और निर्धनों को और दूसरी ओर धनवानों व शक्तिशाली तथा प्रभावी को प्रस्तुत करते हैं। मध्यम वर्ग को कभी तो अन्याय के शिकार के रूप में चित्रित किया जाता है और कभी प्रभावशाली अभिजनों के सहयोजित एजेंट के रूप में। वास्तविकता यह है कि अपराधी कानून और उसके प्रशासन के प्रति अलग अलग सामाजिक आर्थिक समूहों की धारणाओं में बहुत भिन्नता मिलती है। इस कारण यह विचार कि अपराधी कानून प्रधानतः प्रभावी व्यक्तियों द्वारा अप्रभावी व्यक्तियों पर ठूंसा जाता है, सही नहीं मानता।
नंबर 4, क्रिटिकल अपराध शास्त्र की यह मान्यता कि हम सब अपराधी हैं तथा हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे कार्य करते हैं जिनके लिए हमें अपराधी कलंकित किया जा सकता है, सही हो सकता है, पर इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हम सब हत्यारे हैं, चोर हैं और डकैत आदि हैं। साथ ही क्रिटिकल अपराध शास्त्र के परिप्रेक्ष्य को हमें निम्न कारणों की वजह से बिल्कुल अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसकी बहुत सारी अनेक उपयोगिताएं भी हैं। यह परिप्रेक्ष्य अपराध और समाज के मध्य संबंध के प्रति हमारे विचार पर गहन प्रभाव डालता है। यह परिप्रेक्ष्य हमें इस जांच करने के लिए बाध्य करता है कि कानूनी प्रतिमानों का आंतरीकरण समाज के अलग अलग खंडों द्वारा कैसे अलग अलग किया जाता है तथा प्रतिमानों को अपनाना किस प्रकार वास्तविक रूप से व्यवहार से संबंधित है। नंबर 3, यह परिप्रेक्ष्य हमें इस तथ्य का परीक्षण करने की प्रेरणा देता है कि अपराध को नियंत्रित करने के लक्ष्य से अभिकल्पित किया गया कानूनी उपकरण किस प्रकार ऐसे अनभिप्रेत लक्ष्यों के लिए भी कार्य करता है जिनका अपराध की दर कम करने से कोई वास्ता ही नहीं होता। नंबर 4, यह राजनीतिक व्यवस्था और विचलित व्यवहार के मध्य संबंध को समझाने की आवश्यकता पर जोर देता है। इस प्रकार यह व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंध संबंधी समाज शास्त्र के एक गहन विषय को पुनर्जीवित करता है। नंबर 5, यह एक लोकतंत्रीय समाज के मूल तत्व के रूप में कानूनी समानता पर जोर देने के लिए बाध्य करता है। धन्यवाद।